दोस्तों, क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी मरने के बाद वापस जिंदा हो जाए। बात हो रही है अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उसामा बिन लादेन की, जिसे उन्होंने ढूंढकर मार तो डाला, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। शुरुआत होती है बोताबाद नाम के शहर से, जो कि पाकिस्तान में है। रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं। पूरा पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा है, लेकिन उसी अंधेरे में यूएस आर्मी के कुछ मरीन सोल्जर छुपके से उनके देश में घुस जाते हैं। उन्होंने अबोदाबाद के एक घर को अपना निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उसी में उनका शिकार है, यानी कि उसामा, जिसे खत्म करने के लिए वो यहाँ पर आए। सालों की मेहनत के बाद आज ये दिन आया है, इसीलिए किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक एक करके सभी नीचे उतरते हैं और धीरे धीरे करके जितने भी उसामा के लोग थे उन्हें खत्म करना शुरू करते हैं। इस बीच हम उसामा को देखते हैं, जो उसी घर में छुपा हुआ था। उसने खुद को इंजेक्ट कर लिया किसी खास चीज से, लेकिन इतने में वहां पर ये सोल्जर आ, जिसने बिना समय गवाए उसे शूट करके मार डाला। अब समय ना गवाते हुए ये लोग उसे अपने चॉपर में रख लेते हैं और वापस अपने देश ले जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वहां इसके साथ अपना हिसाब चुकता करना था। पर दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है जिसको किसी की भी उम्मीद नहीं थी। उसामा में जान आ जाती है। जी हाँ, वो वहीं बैठे सोल्जर पर हमला बोलता है। इस कारण से चॉपर भी डगमगाने लगता है और क्रैश हो गया समुंदर में। हर कोई मारा गया सिवाय एक ही, और वो कौन है ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है समुंदर किनारे एक बीच पर, जहां पर हम एक कपल को देखते हैं जो मजे कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद लड़की दिखाई देना बंद हो गई। अब लड़का परेशान हो गया कि आखिर वो कहाँ चली गई। अभी उस पानी से बाहर एक चीज आई जो पूरी तरह से शैतान जैसी लग रही थी, और उसी शक्ल हूबहू उसामा बिन लादेन जैसी थी। जी हाँ, वो लौट आया है। अब अमेरिका क्या करेगा? यूएस आर्मी के कुछ सोल्जर खंडर के रेगिस्तान में पहरा दे रहे हैं कि तभी उनके पास उनका साथी भागते हुए आता है और कुछ अजीब से लोग उसके पीछे पड़ गए। उसने उन्हें भगाने और मारने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये सभी चौकन्ना हो गया और दूरबीन से देखने लगे। इन्हें एहसास हुआ वो तो ज़ॉम्बीज़ हैं जो अब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। पर ये आए कहाँ से? क्या अब दुनिया में कोई वायरस फैल चुका है या फिर कोई और वजह है? फिलहाल अभी इन्हें उससे खत्म करना होगा। इस वजह से वो उनसे भिड़ गए। इन्हीं के साथ एक लेडी सोल्जर थी जिसके पास तलवार थी। वो उससे भी इन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार गिराने लगती है, लेकिन अंत में एक सोल्जर उसके हाथ चढ़ जाता है, जिसके कारण वो संक्रमित हो चुका था। हालांकि वो नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह ज़ॉम्बी बने, इसीलिए वो अपने साथियों से उसे खत्म करने को कहता, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे शूट करे। इसीलिए सब लौट गए, पर टीना ने हिम्मत दिखाई और उसे शूट कर दिया। इसके बाद हम एक और किरदार को देखते हैं जिसका नाम डस्टी है। वो एक लोकल बंदे के साथ बैठी है, वो भी इस रेगिस्तान के बीचों बीच। दरअसल उसका भाई कई दिनों से लापता है। वो भी औरों की तरह एक सोल्जर था और सरकार ने उसे बहुत ढूंढा, पर उसका कोई पता नहीं चला। डस्टी को लगता है कि उसे उसामा बिन लादेन के लोगों ने अपने अड्डों पर बंदी बनाया है, क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। हालांकि अभी टीवी न्यूज आ चुकी है, वो मारा गया, लेकिन उसकी लाश उन तक नहीं पहुंची। खैर, दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है। दरअसल ये ज़ॉम्बी था जो उस तक पहुंच गया था, और उसके बिना देर की वो इस लोकल बंदे को बाइट कर लेता है। पर डस्टी के पास बंदूक थी तो वो उसे शूट करके मार डालती है। लेकिन वो सिर्फ एक नहीं बल्कि और भी थे जिन्हें अकेले लड़ पाना इतना आसान नहीं था। पर रुकिए, तभी वहां पर रायन की टीम पहुंच जाती है जो उन सभी को मार डालती है। लेकिन उन्होंने यहाँ इस एरिया में जब डस्टी को देखा तो हैरान रह गए कि वो यहाँ इस जगह पर आखिर क्या कर रही है। तो उसने पूरी कहानी बताई और ये भी बताया कि उसे लगता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा वांटेड अभी भी जिंदा है। ये सुनकर वो सभी हैरान थे, लेकिन किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ये मामलों में ऐसी जल्दी डिसीजन लेना सही नहीं है। यहाँ पर चिप नाम का सोल्जर कहता है हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खतरा है। दरअसल चिप को वो पसंद आ गई थी। खैर, अब ये लोग साथ होकर चलना शुरू करते हैं। सुबह हुई, ये सभी उस बीहड़ में पानी की तलाश में लग गए, जो इन्हें आगे जाकर 1 मील की दूरी पर मिलने वाला था। तो टीना ने कहा डस्टी और चिप को आगे चलने को, ताकि वो पता लगा सके कि पानी कितनी दूरी पर है। तब तक मैं पीछे से कवर देती हूँ। वो ऐसा ही करती है। अब इनके पास एक नक्शा भी होता है जिसकी मदद से ये इस जगह पर अभी तक जिंदा थे, वरना कब का खो चुके होते। ये एक अजीब सी चीज बीमारी थी जो अब फैली, और फैली कैसे किसी को अभी तक पता नहीं है। लेकिन टीना का मानना है कि इसे यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के शहरों तक पहुंच गई तो विनाश हो जाएगा। दूसरे सीन में हम डेरेक नाम के आदमी को देखते हैं जो अमेरिकन आर्मी का हिस्सा है। उसे एक मैप मिलता है एक ज़ॉम्बी के पास, जो खोलकर वो पढ़ रहा होता है। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो उसके करीब गया, वहां एक बच्चा था जिसके पैर में चोट लगी थी। वो उसे एक जगह पर देखकर हैरान था, इसीलिए उसने तुरंत ही पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। धीरे धीरे करके अब रेगिस्तान में अंधेरा होने लगा है, जिस कारण से अब ठंड बढ़ गई है। इसीलिए सभी लोगों ने वहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि अब इन्हें पानी भी मिल चुका है, तो फिलहाल थोड़ा आराम करने का निर्णय लिया जाए।
इस दौरान डस्टी और चिप में थोड़ी बातें होती है जिसमें वो थोड़ा अपने बारे में बताता है। थोड़ी तो वो भी बताती है जिसे डस्टी का कहना था कि उसका भाई डिरेक पहले फायर डिपार्टमेंट में था। जिस दिन वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ उस दिन उसके सारे दोस्त वहां गए थे लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन वो बीमार था इसीलिए छुट्टी पर था। लेकिन उसके बाद से उसे ऐसा लगने लगा कि वो अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार है, क्योंकि जितने भी उसके साथी उस बचाव काम में गए थे सब के सब मर चुके हैं। उसकी पूरी टीम खत्म हो गई एक ही झटके में। ऐसा उससे पूरी जिंदगी में इस चीज का मलाल हो गया। फिर एक दिन उसने आर्मी ज्वाइन कर ली क्योंकि उसे अपने हाथों से बिन लादेन को मारना था। तभी जाकर उसे जिंदगी का वो मकसद पूरा होगा जिसके लिए वो पैदा हुआ है। लेकिन उससे पहले अमेरिका में खबर फैल गई कि वो मारा जा चुका है, पर डेरिक को ऐसा नहीं लगता क्योंकि थ्योरी के हिसाब से वो अभी जिंदा है, क्योंकि उसकी लाश को किसी ने देखा नहीं है। अगर वो सच में मर गया तो सरकार ने हमें उसकी लाश क्यों नहीं दिखाई, या फिर कोई सबूत हमारे सामने क्यों नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, इसीलिए उसी दिन वो घर से भाग गया और तब से लेकर आज तक मैं उसे ढूंढ रही हूँ। हो सकता है कि वो यहीं कहीं आसपास हो, या फिर मुझसे बहुत दूर भी। उसकी बातें सुन चिप को काफी बुरा लगता, क्योंकि वो इतनी मुश्किल से अपने भाई को ढूंढने में आई है और एक औरत होकर भी। उसके इस जज्बे को वो सलाम करता है। हालांकि वो तो उसे फ्लर्ट करने के लिए आया था, पर उसकी इस कहानी को सुनने के बाद उसे अपना मन बदल लिया। उधर डेरेक उस बच्चे को लेकर पत्थर की गुफा के नीचे एक बसेरा बना लेता है, क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी ये जगह उसके लिए खतरनाक है। हालांकि वो उसके मुंह से निकली बोली तो समझ नहीं पाता, लेकिन इंसानियत भाषा उसे आती थी जो थी प्यार की, और उससे वो उसे बातें करता है, उसे अपने हिस्से का खाना देता है। अब सुबह हुई, डस्टी की आंख एक और डर के साथ खुली। उसके साइड में चिप नहीं था बल्कि एक ज़ॉम्बी था जो देख वो इतनी तेज चिल्लाई कि चिप भागते हुए आया। जी हाँ दोस्तों, ये एक डरावना ख्वाब था और कुछ नहीं। चिप ने उसे बताया कि अगर वो ऐसे ही डरती रही तो यहाँ पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी, इसीलिए उसे हिम्मत बढ़ानी होगी और हौसला रखना होगा, तभी जाकर वो अपने भाई को ढूंढ सकेगी। फिलहाल अभी उसे चौकन्ना रहना है क्योंकि पीछे हमारे एक झुंड आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ डिरेक, जिसे उस बच्चे का परिवार मिल गया था, पर पहले वो चेक करता है कि वो कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, पर उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, इसीलिए उसने उसे उसके पास भेज दिया। वो परिवार अपने बच्चे को पाकर काफी खुश था और ये देखकर डेरिक भी खुश हुआ। इतने में हम देखते हैं कि इन लोगों के पास वो झुंड आ चुका है जिनसे इन्होंने लड़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन उनका एक साथी शिकार बन जाता है। हालांकि उसने उसे मार तो डाला, लेकिन एक ही बाइट में उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। वो नहीं चाहता कि अब वो उन्हीं की तरह बनकर अपने दोस्तों को मारे, इसीलिए वो एक बम लेकर उनके झुंड में जाने का फैसला करता है। पर टीना उसे ऐसा करने से मना करती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर बाकी के टीममेट उसे समझाते हैं उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो यहाँ रहा तो तुम्हें ही खा जाएगा। अब टीना के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो जाने को कहती है। जाते जाते वो उसे किस करती है और इतना कहती है वो सिर्फ उसी की रहेगी हमेशा। इतना सुनने के बाद वो उनके पास चला जाता और उन्हीं की तरह बन जाता है, लेकिन उसके हाथ में जो बम था वो उसे फोड़ नहीं पाता, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद दिमाग की कमी हो जाती है। यहाँ तक कि वो तो उस झुंड के साथ इनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन समय रहते रायन ने शूट करके उसे बम को उड़ा दिया, जिससे वो सभी मारे गए। पर टीना काफी मायूस हो चुकी है। इधर डेरेक ने उस बच्चे को छोड़ने के बाद उसे अपने आगे का सफर को तय करना है। इस दौरान उसे एक ट्रक भी मिलता है, लेकिन उसमें पहले से एक ड्राइवर था, वो इन्फेक्टेड भी था, तो वो उसे शूट करके बाहर फेंक देता है। खुद बैठ गया, लेकिन इससे पहले कि वो उस ट्रक को स्टार्ट करता वो वापस लौट आता है, क्योंकि उसने दिमाग पर शूट नहीं किया था। लेकिन इस बार वो गलती दोहराता नहीं और उसे पूरी तरह खत्म कर डालता है। इधर टीना ने सभी से कहा कि हमें अब अलग होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमें कैंप तक पहुंचने में आसानी होगी, हम उनकी नजर में भी जल्दी नहीं आएंगे, और अगर ऐसे ही साथ होकर चलते रहे तो हमारी तादाद एक एक करके कम होती चली जाएगी। और इसीलिए अब वो खुद यानी कि एक टीना की टीम बना लेती है, एक डस्टी की, जो अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। अब आगे जाने के बाद जो टीना की टीम होती है उसके सामने ज़ॉम्बी का एक बड़ा सा झुंड आया, लेकिन उसी समय वहां पर डेरेक ट्रक लेकर आ जाता है जो उन सभी को मार डालता है और बाद में इन लोगों को ट्रक में बैठा लेता है। इन्हें भी पता चल जाता है कि डेरेक असल में डस्टी का भाई है, इसीलिए वो उसके साथ ही आगे चल पड़ते हैं। अब बीच रास्ते में वो उन सभी को अपनी उस थ्योरी के बारे में बताता है जिसमें आज भी ओसामा बिन लादेन जिंदा है और किसी जगह पर छुपा हुआ है। उसने एक नक्शा भी दिखाया जो कि ज़ॉम्बी के पास से उसे मिला था, जिस पर एक अलग ही किस्म के रास्तों का जिक्र है। जो कहाँ जा रहा है मुझे खुद नहीं पता। मेरे पास जो मैप था वो तो गूगल मैप से निकाला हुआ था और इसमें इन रास्तों का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। मुझे लगता है कि जरूर कोई है इन चीजों के पीछे जो इस सेना को तैयार कर रहा है, वो भी कुछ खास किस्म के केमिकल हथियारों की मदद से। और ऐसे में जितने भी ये घूम रहे हैं वो सिर्फ एक कैदी थे पहले, लेकिन अब देखो इनकी हालत कैसी हो चुकी है। हमें उस चीज को रोकना होगा, वरना इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बीच हम दूसरी टीम की हालत को देखते जो बुरी हो चुकी है, क्योंकि ये लोग बिना देखे हुए ऐसी जगह पर चले गए हैं जहां पर आतंकवादियों का कब्जा है।
इसीलिए इन पर असला बारूद से हमला होने लगता है, जिनसे बचने के चक्कर में रायन का पैर जख्मी हो गया। हालांकि चिप ने खुद की शर्ट से उसके जख्म को बांध दिया, लेकिन ऐसे वो ज्यादा देर घसीट नहीं सकता। एक समय आता है जब उसकी खुद की ताकत जवाब दे देती है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसने तो डस्की को बंदूक थमा दिया ताकि वो पीछे से उन्हें मारती रहे। हालांकि वो कोई ट्रेन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उसने उन्हें कवर दिया और कुछ देर में इन्हें गुफा मिल गई। तो चिप ने अपने दोस्तों को वहीं बैठने को कहा ताकि अंदर जाकर वो चेक करके आए कहीं अंदर कुछ है तो नहीं। अब ये दोनों अंदर जाते हैं। अंधेरे की शांति में ना ही कुछ दिख रहा था, ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से इनके सामने ढेरों ज़ोंबी आते हैं जिनसे ये लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। इसीलिए बाहर आ गए और तब तक इनका दोस्त भी मारा जा चुका है। इसीलिए वो उसकी लाश को वहीं दफन करते हैं पत्थरों से, ताकि वो ज़ोंबी के हाथ ना लग जाए। इतनी ही देर में वहां पर दूसरी टीम आ जाती है, जिसमें डेरेक भी था, जिसको देखकर डस्टी बहुत खुश होती है। वो भाग कर जाती है और उसे गले से लगा लेती है, क्योंकि इतने दिनों में इतनी मेहनत के बाद फाइनली वो मिल ही गया। अब बाकी के लोगों को अपने साथी के जाने का गम था, पर क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वो कुछ ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसमें या तो आर होगा या तो पार होगा। डस्टी ने अपने भाई से घर वापस चलने को कहा, इस जिद को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन उसके अंदर तो उसे मानने का जुनून सवार है। वो ऐसे किए बिना नहीं जाने वाला। उसी समय हम चिप को देखते हैं, जो मायूस होकर खड़ा था। इस चीज को डस्टी देख लेती है। उसे पता है कि वो रायन के जाने से काफी दुखी है, क्योंकि वो दोनों काफी समय से साथ में थे और इस वजह से वो उदास है। अब सुबह होने पर डेरेक ने जब देखा कि सब सो रहे हैं, तो वो अकेला ही निकल गया ओसामा को मारने के लिए। और इस बारी उसका निशाना सही भी लगा, क्योंकि कुछ ही दूरी पर उसे वो कैंप मिल गया जहां पर उन ज़ोंबीज को बनाया जा रहा था। वहां उसने दिमाग लगाया, ज़ोंबीज के लॉक को गोली मारकर तोड़ दिया। फिर क्या था, जितने भी थे वो आजाद हो जाते हैं। वहां खड़े सभी आतंकवादियों को मारने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर डेरेक एक सीक्रेट गुफा से उस कैंप के अंदर घुस गया। इतने में पीछे से बाकी की टीम भी आ जाती है और डस्टी बताता है उसका भाई का ये सब किया धरा है और वो जरूर उसी गुफा में गया होगा, इसीलिए ये लोग उसी में चले जाते हैं। अंदर जाकर इन्हें वो मिल जाता है, पर उसका कहना था उसने सभी कमरों को चेक कर लिया और अब बस एक आखिरी कमरा बचा है जिसमें पक्का वो होगा। अब जैसे ही वो लोग उस कमरे में घुसते हैं, हम वहां पर ज़ोंबीज ओसामा बिन लादेन को देखते हैं, जिसे चेन में बांधा गया था और एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था कुछ लोग, जिसमें वो कह रहा था उनका ओसामा मरा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और जल्दी ही बदला लेगा अमेरिका से। इतने में बाकी के ज़ोंबीज अंदर घुस जाते हैं और एक एक करके जितने भी लोग थे उन सभी पर धावा बोलते हैं। लेकिन डेरेक की आंखें तो सिर्फ ओसामा पर टिकी थी। वो उसके सामने रॉकेट लॉन्चर लेता है और वहीं खत्म करता है सब कुछ। बाहर एयरफोर्स भी आ गई थी, जिसे बाकियों को खत्म कर देती है और अब सिर्फ 5 बंदे जिंदा बचे थे जो अकेले जाने लगे थे। डस्टी को लगता है कि उसका भाई मर चुका है, लेकिन वो जिंदा, जिसे वापस देखकर वो बहुत मारती है उसे और कहती है कि उसे लगा कि वो अकेले ही घर जाएगी, पर वो बताता है मैंने उसे अपने हाथों से मारा है, जिससे कि मुझे हमेशा गर्व रहेगा। इतने में वहां पर यूएस एयरफोर्स का चॉपर आता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।